हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th के लिए पाठ 2 पदार्थ का वर्गीकरण के आगे का भाग। देखिए, हमने पिछली कक्षाओं में आपको तत्वों के बारे में बताया था, पूरे तत्वों के बारे में हमने जानकारी आपको दिया था। आज हम आप लोग को ले चलते हैं, अगला टॉपिक है यौगिक। देखिए, यौगिक क्या है, पहले इस चीज़ पर हम फोकस करेंगे, उसके बाद इसकी विशेषता के बारे में जानेंगे। देखिए, यौगिक क्या है आप समझिए। यौगिक एक शुद्ध पदार्थ है। यौगिक क्या है? एक शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी रासायनिक या भौतिक विधि द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता है, अलग नहीं किया जा सकता है, और इसकी अनुपात जो है ना निश्चित होते हैं। अब एक लाइन में आप कह सकते हैं कि यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो भार के विचार से हमेशा एक निश्चित अनुपात में परस्पर रासायनिक संयोग के क्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। ये तो परिभाषा हुआ, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ दे कि यौगिक किसे कहते हैं, तो आप सीधे कहिए कि यौगिक एक शुद्ध पदार्थ है जो एक निश्चित अनुपात के मिलाने से बनता है, भार के विचार से और एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है। जैसा आप थोड़ा सा एक उदाहरण देख लीजिए, H2O जल। अगर भार के विचार बात कर दे तो देखिए, इसका एक भाग हाइड्रोजन है तो 8 क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है, यानी अगर कर दे ऐसे भी कि हाइड्रोजन 2 भाग है तो ऑक्सीजन क्या है? 1। यानी आप इस जल को किसी भी स्रोत से प्राप्त करें, किसी भी स्रोत से प्राप्त करें, चाहे वह नदी का जल हो, झील का जल हो, झरना का जल हो, कीचड़ में नाली का जल हो, कल का जल हो, वर्षा का जल हो, सबका जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। यानी हाइड्रोजन के 2 भाग और ऑक्सीजन के 1 भाग के मिलने से जल का निर्माण होता है। अब इसको किसी भी स्रोत से प्राप्त कर लें, इसका अनुपात हमेशा क्या रहता है? निश्चित होता है। इसलिए जल एक क्या है? यौगिक है, क्योंकि इसका अनुपात हमेशा क्या रहता है? निश्चित। अब जिसका अनुपात निश्चित होता है उसको यौगिक कहते हैं ना जी। तो जल का अनुपात क्या है? निश्चित है। आप किसी भी नहीं बताए, जल के तो स्रोत प्राप्त करने के बहुत सारे हैं, है ना जी। यहाँ मान लीजिए तालाब से भी आप ले सकते हैं, जल ले सकते हैं, झील से भी ले सकते हैं, नदी से भी ले सकते हैं, नहर से भी ले सकते हैं, कल का भी जल ले सकते हैं, नलकूप का, वर्षा का, बहुत सारा स्रोत है जल का। लेकिन क्या है ना कि जो इसके अवयवी तत्व हैं, जल में देखिए 2 अवयवी तत्व हैं, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। दोनों गैस है। देखिए, हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी क्या है? गैस है। दोनों गैस को आपस में जलाने के बाद जल बनता है, जल बनता है जिसका सूत्र होता है H2O। अब देखिए, गैस 2 जल गया तो क्या बना? जल बना। एक बात बताइए, इसीलिए कहा जाता है कि यौगिक के जो अवयवी गुण है ना, माने यौगिक में जो भाग लिए तत्व है, उनके अवयवी गुण को कभी अलग नहीं किया जा सकता है। यानी उनके अवयवों को कभी अलग नहीं किया जा सकता है। समझ सकते हैं कैसे? देखिए, जल में हाइड्रोजन है और जल में क्या है? ऑक्सीजन है। दोनों क्या है? गैस है। दोनों गैस को जला दिया तो क्या बन गया? अब इस जल के अंतर्गत अगर आप ढूंढना चाहते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के रूप में मिल जाए तो मिलेगा नहीं ना मिलेगा, क्योंकि उसके अवयवी गुण क्या हो जाता है? समाप्त हो जाते हैं। अभी तो यौगिक एक शुद्ध पदार्थ होता है। रासायनिक अभिक्रिया जब होता है ना, आप लोग को पढ़ाएंगे 10 क्लास में, चाहे इसमें भी आगे आएगा कि जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो जो बनता है उसका गुण प्रारंभिक तत्वों के गुणों से बिल्कुल क्या होता है? भिन्न होता है, अलग होता है। ठीक है, आपसे कोई पूछेगा कि यौगिक कैसा पदार्थ है? शुद्ध पदार्थ है। उसके अनुपात क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। किसके अनुसार? तो भार के विचार से। ठीक है, परस्पर संयोग करके बनते हैं। राइट है। अब देखिए, हमने बताया कि जल क्या है?
एक यौगिक है। अब जल क्यों भाई एक यौगिक है? आपको उसको किसी भी स्रोत से प्राप्त कर लें, उसका अनुपात क्या रहता है? निश्चित रहता है। तो जिसका अनुपात निश्चित रहता है उसको क्या बोलते हैं? यौगिक। इसलिए जल क्या है? यौगिक है। देखो, पीरियड ऑफ माइंड यहाँ रखोगे ना तभी समझ में आएगा। साइंस इज सिस्टमेटिक नॉलेज, विज्ञान क्रमबद्ध ज्ञान है। जो जो तत्व पढ़ा है उसी को यौगिक समझ में आएगा, जो तत्व नहीं पढ़ा उसको यौगिक समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आगे इसकी विशेषता में जानने को मिलेगा आपको। अब देख लीजिए, CO2 भी यौगिक है। देखिए, यहाँ कार्बन के एक भाग है तो ऑक्सीजन के कितने भाग है? 2 भाग है। और ये भी क्या है? इसका अनुपात निश्चित है। और जिसका अनुपात निश्चित होता है वो क्या कहलाता है? यौगिक। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है? यौगिक। ठीक है। यस सर। तो आप कह सकते हैं कि यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो भार के विचार से हमेशा एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप बनता है। तो दिक्कत नहीं सर। जल तो किसी भी स्रोत से आप प्राप्त करो, कोई आपको भ्रम में डालेगा कि हम जल को मान लीजिए ले लिए तालाब से, तो कहे कि ले लीजिएगा तालाब से, फिर भी वो 2 ही चीज से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और दोनों अलग अलग तत्व है, एक हाइड्रोजन तत्व अलग है और ऑक्सीजन तत्व, दोनों गैसीय रूप में रहता है। दोनों को जला देने से क्या बन जाता है? अगर प्रायोगिक दृष्टिकोण से देखिएगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जलाने से जल बनता है, मिलाने से नहीं, जलाने से जल बनता है। तो जब जो जल गया, जो जल गया उसका प्रारंभिक गुण उसमें मिलेगा जी। इसीलिए रासायनिक अभिक्रिया में कहा जाता है जब रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके बाद, अगर उसके बाद जो हमको प्रतिफल प्राप्त हुआ और उसमें जो हम गुण दोष जोहेंगे तो प्रारंभिक तत्वों का गुण दोष थोड़ा भी इसमें मिलेगा नहीं। यही तो है। अब मान लीजिए दूध से दही जम गया और उस दही में दूध आप निकालिए तो निकलेगा, क्योंकि उसके गुण क्या हो गए? भिन्न हो गए। उसके गुण क्या हो गए? भिन्न हो गए। अब मान लीजिए आप पुआल है, आप उसको जला दीजिए, अब पुआल जलाने के बाद राख में जो ही है हमको पुआल मिलेगा, मिलेगा? यानी जो रासायनिक प्रतिक्रिया होती है ना तो उसके जो गुण है ना प्रारंभिक तत्वों के गुणों से बिल्कुल क्या हो जाते हैं? भिन्न हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है यौगिक के गुण। देखिए, हमने तत्व के गुण में भी आपको बताया था, अब यौगिक के गुण को समझते हैं। देखिए, यौगिक का पहला गुण है यौगिक के अवयवी तत्वों को किसी भी यांत्रिक या भौतिक विधि द्वारा अलग अलग नहीं किया जा सकता है। यानी यौगिक के अवयवी तत्व को यहाँ ध्यान से समझना है। अगर यौगिक रहेगा तो उसको भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, लेकिन यौगिक के अवयवी तत्वों को, जैसे फेरस सल्फेट है, अब फेरस सल्फेट किससे मिलकर बना है? आयरन और सल्फर से। ठीक है, यानी आयरन और गंधक से मिलकर फेरस सल्फेट बनता है। आयरन मतलब लोहा, आयरन मतलब लोहा। जब दोनों मिल जाता है ना तो दोनों के अवयवी गुण देखो एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं, ऐसे मिल जाते हैं कि अगर आप कोई भी विधि अपना लो, किसके? माने गंधक और लोहा के, क्योंकि दोनों से मिलके न बना है जी, दोनों से मिलके बना है कौन सी? फेरस सल्फेट। और देखो दोनों ऐसे समाहित हो जाते हैं एक दूसरे में, उसके कण ऐसे मिल जाते हैं कि आप कोई भी यांत्रिक या भौतिक विधि अपना लो उसके अवयव को आप अलग नहीं कर सकते। एक जीता जागता आपको बताते हैं प्रयोग करना घर के। फेरस और गंधक आपके यहाँ तो प्रयोग हो ही नहीं पाएगा, घर पे नहीं हो पाएगा, ये तो प्रयोगशाला की चीज है, सॉरी। फेरस देखिए, अब मान लीजिए लोहा है उसमें और गंधक भी है, दोनों मिलकर बनाया है क्या? फेरस सल्फेट। अब चुंबक ले जाइए, चुंबक, अच्छा बताइए चुंबक का विशिष्ट गुण क्या है? कि लोहा से बनी वस्तु को अपनी तरफ खींचता है ना जी। तो इस बताइए कि इसमें लोहा है कि नहीं है? लेकिन देखिए स्ट्रेंजर चीज आपको दिखेगा, जैसे जैसे आप चुंबक ले जाइएगा ना तो ये सोटेगा नहीं। बताइए उसमें लोहा है, फिर भी स्पष्ट रूप से साबित हो रहा है ना कि दो तत्व मिलने के बाद जब यौगिक बनाते हैं तो जो उसका गुण है प्रारंभिक तत्वों के गुणों से बिल्कुल क्या हो जाता है? भिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है, तो इस पर कोई असर नहीं पड़ता है चुंबक का, राइट है। अब बताइए जब इसमें लोहा मौजूद है, इसका मतलब साफ है कि एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर दिया है? खत्म करके कोई तीसरा प्रभाव वहां उत्पन्न कर दिया है। पहला क्लियर। अब दूसरा, किसी यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों के
गुणों से बिल्कुल भिन्न होता है, राइट है। अब इसमें भी आपने देखा कि फेरस लोहा था, यहाँ गंधक था, मिल के क्या बना दिया, फेरस सल्फेट। ठीक है, अब फेरस सल्फेट बनाया तो जब फेरस सल्फेट बन गया तो ना उसमें आयरन के गुण दिख रहा है ना उसमें गंधक के गुण दिख रहा है, दोनों गुण विलुप्त हो गए हैं, तीसरा गुण उत्पन्न हो गया है। तो रासायनिक अभिक्रिया बाबू यही तो समझाता है आपको कि जब रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है ना तो जो नया पदार्थ बनता है उसका जो गुण है प्रारंभिक पदार्थों के गुणों से बिल्कुल क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है। हमने आपको बताया कि पुआल जला लो और पुआल जब है उसका गुण और जलने के बाद उसका गुण दोनों मिलाओ, टैली करेगा क्या, नहीं ना करेगा। इस तरह इसमें भी देख लीजिए, दूसरा देख लीजिए कि किसी यौगिक के गुण उसके अवयविक तत्वों के गुणों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। यानी जल को आप ले लीजिए, जल किससे मिलकर बना है बताइए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। आप प्रारंभिक दौर में अगर देखिएगा तो हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है। लेकिन दो गैस जब मिलके जल बना देते हैं तो जल तो द्रव हो जाता है। जल क्या हो जाता है, और बताइए द्रव में आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गैस का गुण मिलेगा क्या, नहीं ना मिलेगा। इसीलिए कह रहा है देखिए किसी यौगिक के गुण उसके अवयविक तत्वों के गुणों से बिल्कुल भिन्न होता है। देखिए जल तो एक यौगिक हो गया और जल के अवयव तत्व कौन है भाई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तो है गैसीय अवस्था के। जब दोनों मिल जाते हैं तो क्या बना देते हैं, द्रव बना देते हैं। जब जल बनाते हैं तो जल तो द्रव है, तो द्रव में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुण कभी मिलेगा, नहीं ना मिलेगा। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि जब बन जाता है कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप तो उसके गुण बिल्कुल प्रारंभिक तत्व गुणों से क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है। ठीक है, अब आइए तीसरा देखते हैं। किसी यौगिक के बनने से ऊष्मा या प्रकाश का उत्सर्जन या अवशोषण होता है, राइट है। आप पुआल जलाए हैं, पुआल जलाते हैं तो उसमें ऊष्मा नहीं लगता है, बताइए, ऊष्मा लगता है, ऊष्मा शोषी हो गया हो है, पोषक तत्व ऑक्सीजन के रूप में काम करता है उसको ज्यादा जलाने में। जैसे इसमें देख सकते हैं आप, जल बनता है, जल बनता है बताइए, तो जल देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एक साथ मिला के रख दीजिए, वो जल कभी नहीं बनेगा जब तक उसमें विद्युत धारा की चिंगारी नहीं दीजिएगा, माने जब तक उसको जलाइएगा नहीं तब तक जल बनेगा नहीं। एक बात बताइए, उष्मा लगा कि नहीं लगा, लगा ना जी। जैसे फेरस सल्फेट को ले लीजिए, इसको जब तक आप क्या करेंगे, ताप नहीं देंगे, दोनों पिघलेगा नहीं तब तक एक दूसरे में घुलेगा हो, तो उसमें ताप देना पड़ेगा ना जी। तो देखिए यही कह रहा है कि किसी यौगिक के बनने में ऊष्मा और प्रकाश का क्या होता है, उत्सर्जन या अवशोषण होता है। एक और समझ सकते हैं इसको, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया देखिए होता है फोटोसिंथेसिस, पेड़ पौधा में, वहाँ भी क्या लगता है, प्रकाश का उत्सर्जन लगता है, प्रकाश लेता है ना जी, क्योंकि वो सारा क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब प्रकाश के उसमें एक ही काम है, देखिए ज़्यादा फंक्शन नहीं है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश का, बस जल के अणुओं को तोड़ देता है। आप जानते हैं कि जल अणुओं को तोड़ने में सूर्य के प्रकाश का किरण ही भाग लेता है, इसीलिए कहा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होती है, क्योंकि सूर्य कब उगता है, दिन में। ठीक है, अब बस उसका उतना ही फंक्शन होता है कि सूर्य की किरण आती है और जल के अणुओं को क्या कर देता है, तोड़ देता है, बस उसका कोई काम नहीं है ज़्यादा। लेकिन उसी काम बिना फोटोसिंथेसिस क्रिया नहीं होगी जी, और तोड़ेगा तभी तो होगा, राइट है। चलिए अब देखिए चौथा, यौगिक का अनुपात क्या होता है, निश्चित होता है। अभी हमने आपको बताया कि हाइड्रोजन का 1 भाग और ऑक्सीजन का 8 भाग, अनुपात हमेशा क्या होता है, निश्चित होता है। कार्बन का 1 बताए ना CO2 में, ठीक है, तो जिसका अनुपात निश्चित होता है वह क्या कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पांचवा देख लीजिए, एक पांचवा और छठवा भी, उसको भी लिख देते हैं यहाँ पर या बता देते हैं आपको ऐसे ही। देखिए पांचवा क्या है बताइए, इसके क्वथनांक और द्रवणांक क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। क्या पढ़ता है तुम लोग, क्या नोट किया, देखो कॉपी में, क्या कॉपी में, तो यौगिक के क्वथनांक और द्रवणांक क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे जल हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर ही उबलता है, उससे कम हुआ तो उबलेगा नहीं। जैसे बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर ही पिघलता है। तो देखिए दोनों का क्या है, निश्चित है ना। तो यौगिक के क्वथनांक और द्रवणांक क्या होता है, निश्चित होता है। यानी जल हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर
क्या होता है, खोलता है, और बर्फ हमेशा 0 डिग्री से जितना पिघलता है। तो पता चला ना कि इसके क्वथनांक और द्रव्यमान क्या है, निश्चित है। और अंतिमवा जो है ये यौगिक के क्या है, बताओ, अंतिम समांग पदार्थ है। यौगिक क्या है, एक समांग पदार्थ है। कैसे, देख लो, यहाँ हाइड्रोजन का 1 भाग है तो ऑक्सीजन का क्या है, 8 भाग। माने जैसे ऐसे भी कह सकते हो H2O, देखो हाइड्रोजन का 2 भाग है और ऑक्सीजन का क्या है, 1 भाग। ये समांग है ना, ये हमेशा इतना ही रहता है। CO2 देख लो, CO2 कार्बन का 1 भाग और ऑक्सीजन का 2 भाग, यानी समांग है। दोनों समांग मिश्रण करता है, सॉरी मिश्रण नहीं, दोनों समांग रूप से मिलता है, तब जाके एक यौगिक का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस तरह आपका यौगिक क्या हो गया, खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे तत्व और यौगिक में अंतर। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।